हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं केवीएस का जो भी मोशन का टॉपिक है। फिजिक्स का जो टॉपिक है मोशन, उसके टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। और इस नए वीक में नए अंदाज में नए तरीके से आप सबका स्वागत है द जोरावर क्लासेस पे। और हम लोग इस सीरीज को और इस जो हमारा कह सकते हो ये जो अभियान है हमारा, इसको बहुत आगे ले जाने वाले हैं। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं, जैसा कि आपको सुबह में सारी वीडियोस मिली होंगी। और आज आपको इस टाइम पे ये वीडियो मिल रही है फिजिक्स की, तो बहुत अच्छे से रेडी हो जाइए। और इस तरह से हमारी सारी जो एक्चुअली मैं फिजिक्स पूरी कंप्लीट करा दिया हूं, तो फिजिक्स के क्वेश्चन आंसर मैं सोचा था टॉपिक टॉपिक वाइज हम करते रहेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है, जो कि दिया गया है आपके सामने, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है अ ट्रेन मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 54 kmph, व्हाट इज द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। फटाफट आप लोग आंसर करना शुरू करो, देखते हैं कितने लोगों का सही आता है। आपको नीचे लिखा गया एक ट्रेन जो है वो 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, उसकी मीटर पर सेकेंड में स्पीड क्या होगी। तो मैं आपको बताता हूं, एक वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाई 18 या 18 डिवाइडेड बाई 5। अब इन्हीं दोनों वैल्यू में से किसी एक वैल्यू को आपको यूज करना होता है, तो कैसे करेंगे हम देखते हैं। तो हम करेंगे, ध्यान से समझिएगा, कि जब आपकी ये 5 क्या है, ये जो 5 है ये हमारी क्या है, छोटी वैल्यू है, और 18 क्या है, बड़ी वैल्यू है। तो जब हमें किलोमीटर से मीटर में बदलना होगा, ध्यान से समझिएगा, किलोमीटर से स्पीड को मीटर पर सेकंड में बदलनी है, किलोमीटर पीएच से स्पीड को मीटर पर सेकंड में बदलनी है, तो ऐसी कंडीशन में हम किलोमीटर से कहां जा रहे हैं, मीटर में, यानी छोटी वैल्यू में जा रहे हैं। सो दैट्स वाई ये वाला हम रखेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। जैसे हमारे पास 54 के एम पी एच की वैल्यू है, जिसे चेंज किसमें करना है, मीटर पर सेकंड में। क्या करेंगे, तो 54 के एम पी एच मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 18। मतलब मैंने क्या समझाया, किलोमीटर से जब आप मीटर में आओगे तो ये छोटी वाली वैल्यू ऊपर रहेगी, और जब आप मीटर से किलोमीटर में चेंज करोगे तो ये जो बड़ी वाली वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी। क्लियर, तो बस इतना सा आपको देखना है। देन 18 3 जा आपका हो जाएगा 54, देन 5 3 जा कितना हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट, जो कि हमारे सामने दिया गया है 15 मीटर पर सेकेंड। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्केलर क्वांटिटी हैज, जो स्केलर क्वांटिटी होती है जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं अदिश राशि। ध्यान से समझिएगा, स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या हो गया, अदिश राशि जो होती है, इसके पास क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा, मैग्नीट्यूड ओनली, डायरेक्शन ओनली, बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड एंड नन ऑफ दिस। ध्यान से समझिएगा, जैसा कि इसका नाम ही है अदिश राशि, मतलब जो दिशाहीन हो, मतलब उसमें दिशा ना हो, तो ऐसी क्वांटिटी को हम अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और वेक्टर क्वांटिटी जिसे कहते हैं, उसे हिंदी में हम कहते हैं सदिश राशि। तो सदिश राशि का मतलब ये हो जाता है कि जो दिशा के साथ हो, यानी दिशा के सहित लिखा गया हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, तो जिसमें दिशा के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी हो उसे हम सदिश राशि कहते हैं। मतलब इसमें क्या होगा, डायरेक्शन के साथ साथ क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए। आपका मैग्नीट्यूड जो होता है वो भी होना चाहिए, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या होता है, इसमें दिशा नहीं होती है, यानी डायरेक्शन नहीं होती है। क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। तो हम क्या आंसर करेंगे, द स्केलर क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड ओनली। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है व्हेन एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज एक्सेलरेशन। हिंदी में क्या है क्वेश्चन, जब कोई वस्तु त्वरण से गुजरती है। तो जैसे मान लो ये जो लेटर्स आ रहे हैं, ठीक है, अब ये जो लेटर्स हमारे नीचे आ रहे हैं, जैसे आपका आएगा स्लाइड्स बाय सत्यम दुबे, ये अगर आगे चल रहा है, ध्यान से समझिएगा, आगे अगर चल रहा है, इसका मतलब पीछे से कोई फोर्स लग रहा है, तब ये आगे चल रहा है। या दूसरी भाषा में अगर आप समझो, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर एक बस है, वो अगर कुछ उसमें एक्सेलरेशन हो रहा है, कुछ किसी एक्सेलरेशन की वजह से वो बस क्या हो रही है, मूव कर रही है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ये बस आगे मूव तभी करती है जब इस पे क्या हो, फोर्स लग रहा हो। या मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा है किसी भी टेबल के ऊपर, और इसे हम जब पीछे से फोर्स लगा रहे होते हैं, तब ये क्या करती है, मूव करती है। ठीक है,
तो इसका मतलब ये होता है कि जब कोई भी वस्तु त्वरण से गुजरती है तो क्या क्या हो सकता है, देयर इज ऑलवेज एन इंक्रीजिंग इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, बस हम सीधा सीधा एक सीधा कैसा कॉन्सेप्ट समझो, कोई भी चीज अगर एक्सेलरेट कर रही है यानी आगे बढ़ रही है, इसका मतलब उस पर पीछे से फोर्स लगाया जा रहा है। अदरवाइज आपके जो गति के नियम कहते हैं, लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि अगर कोई बॉडी रिजिड है या कह सकते हो रेस्ट पोजीशन में है, तो ये एज इट इज ऐसे की ही ऐसी बनी रहेगी। और या उसने ये भी कहा कि अगर कोई बॉडी क्या कर रही है, आपकी मोशन में है, तो वो मूव करती रहेगी। बट उसने एक कंडीशन और उसी के साथ लिखी है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो मूव ही करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाइड नहीं कर रहे हैं, तब तक वो अपनी पोजीशन से बदल नहीं सकती है। इसीलिए कहा जा रहा है, अब यहां पे पोजीशन का बदलना क्या होता है कि वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है, ठीक है, एंड टाइम के रिस्पेक्ट में, इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। तो अगर कोई बॉडी में एक्सेलरेशन हो रहा है, त्वरण हो रहा है, तो त्वरण तभी पॉसिबल है जब उसकी वेलोसिटी में चेंज आए। मतलब अभी यहां पे रूल ये कह रहा था कि अगर मूव कर रही है तो मूव ही करेगी, मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, और अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी। कब तक? जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना किया जाए, मतलब बाह्य बल ना लगाया जाए, जब तक कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो ऐसी कंडीशन में जब हम इस पे बाह्य बल लगाते हैं तो हो सकता है इसका मूवमेंट हम रोक सकें, हो सकता है इस रेस्ट बॉडी को हम मूव करवा सकें। इसका मतलब ये होता है कि जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो हम इसको एक्सेलरेट कर रहे हैं। देखो ध्यान से, रेस्ट में है, हमने फोर्स लगाया तो ये मूव करना शुरू हुई, इसका मतलब हम इसे क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो हम इस क्वेश्चन का सीधा सीधा कंक्लूजन दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिखा गया है अ फोर्स ऑलवेज एक्टिंग ऑन इट। अगर कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रही है या एक्सेलरेशन में चल रही है तो इसका मतलब होता है कि एक फोर्स है जो कि उसके ऊपर क्या कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, या कह सकते हो एक्ट कर रहा है, ठीक है, काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, अ ट्रक covers 40 किलोमीटर विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। तो देखते हैं, तो हमारी कंडीशन नंबर फर्स्ट दी गई है कि जो डिस्टेंस है कितनी है, 40 किलोमीटर की है। अच्छा, उसकी स्पीड कितनी है, तो एवरेज स्पीड कितनी है, एवरेज स्पीड अगर आप देखोगे तो हमारे पास कितनी है, तो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, ठीक है। देन इट ट्रेवल्स अनदर 40 किलोमीटर विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये डिस्टेंस नंबर फर्स्ट, ये है डिस्टेंस नंबर सेकंड। दूसरा वो 40 किलोमीटर जो चल रहा है, वो एवरेज स्पीड किसने से चल रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से चल रहा है। द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रक फॉर द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज, तो पूरी कुल दूरी के लिए उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो ध्यान से समझेगा, हम अगर पहली कंडीशन में देखें जहां पे D1 है, ठीक है, इस पहली कंडीशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या मिलेगा, तो कंडीशन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हम मान लेते हैं कि ये जो 40 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ये इस ट्रक के द्वारा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से टी टाइम पे यानी टी आवर में कवर किया गया, ठीक है। तो उसको हम लिख लेते हैं, ध्यान से देखो, तो यहां पे हो गया डिस्टेंस कितनी हो गई, 40 किलोमीटर, टाइम हमने कितना मान लिया, T1 ले लिया, ये हमें नहीं पता है, और यहां पे एवरेज स्पीड हमारी कितनी हो गई, एवरेज स्पीड हो गई 80 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। अब देखो यहां से अगर हम फार्मूला लिखें, इससे फार्मूला लिखें, तो हमारे पास एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस 40 किलोमीटर, टाइम हमें पता नहीं है, T1 ले लेते हैं इसको, एवरेज स्पीड कितनी है, 80 है, तो 80 इज इक्वल्स टू 40 डिवाइडेड बाई T1। देन यहां से सॉल्व करेंगे तो T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 डिवाइडेड बाई 80 इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू 1/2। क्लियर। तो T1 की वैल्यू आपको कितनी आ गई, 1/2। अब इसी तरह से कंडीशन नंबर सेकंड देखते हैं। तो हमारी कंडीशन नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग अगर हम एवरेज स्पीड लिखेंगे तो हो जाएगी D2/T2। देन यहां से T2 इज इक्वल्स टू व्हाट, T2 इज इक्वल्स टू D2/AS, या AS2 आप ले लो, इसे AS1 ले लो, तो यहाँ पे AS1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे AS2, अब T2 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, मैं क्यों निकाल रहा हूं अभी मैं समझा रहा हूं आपको। T2 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, देन D2 की वैल्यू कितनी है, वो भी 40 है, T2 की वैल्यू कितनी है, 40 है, देन यहाँ पे कितनी आ गई, 1।
आपसे पूछा गया है टोटल एवरेज स्पीड, टोटल पूछा गया ना, तो टोटल एवरेज स्पीड का सबसे पहली चीज तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड इक्वल्स टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टोटल टाइम। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो टोटल डिस्टेंस आपकी है वो है आपके पास 40A एंड 40A, तो टोटल कितनी हो गई 80, और टोटल टाइम कितना है, तो 1 आवर यहां एंड हाफ आवर यहां, तो यहां पे हो जाएगा 1 प्लस हाफ, देन ये हो जाएगा 3/2, तो ये हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 3/2। याद रखिए जो सबसे नीचे होता है ये सबसे ऊपर चला जाता है, यानी ये हो जाएगा 80 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3। अब इससे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, देखो ध्यान से, तो ये हो जाएगा 160 डिवाइडेड बाई 3, देन इससे डिवाइड करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा 3 5 जा 15, यहाँ पे बचेगा 1, देन 53 किलोमीटर पर आवर, 53.33 आएगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में दिया नहीं गया, इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा 53 किलोमीटर पर आवर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपसे पूछा गया है टोटल डिस्टेंस कवर करने में कितनी इसकी एवरेज स्पीड होगी, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम हमें पता नहीं था, इसीलिए हमने T1 और T2 निकाला है, यहां से हमने क्या निकाला है T1 निकाला है, और फिर यहां से हमने क्या निकाला है T2 निकाला है। तो T1 और T2 हमें टोटल टाइम पता चल गया, टोटल डिस्टेंस हमें पता थी 80 है, और उसमें हमने डिवाइड कर दिया, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रिटार्डेशन, व्हाट ए क्वेश्चन, रिटार्डेशन की एसआई यूनिट पूछा है, और मैं जब पढ़ा रहा था आपको तो मैंने आपको समझाया था इस कॉन्सेप्ट में, फटाफट बताओ क्या होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो रिटार्डेशन किसका अपोजिट होता है? एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन का अपोजिट होता है, क्या होता है? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। रिटार्डेशन का मतलब होता है कि आपके पास अगर एक बॉडी है, या कह सकते हो कोई कार है, कोई बस है, वो मूव कर रही है, ठीक है, और उसके ऊपर क्या कर दिया जाए, ब्रेक लगाया जाए, तो ब्रेक करते समय उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? डाउन होगा। ब्रेक जब लगाओगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा? डाउन होगा, और इसी डाउन की कंडीशन को रिटार्डेशन बोलते हैं। मतलब रिटार्डेशन इज नथिंग बट एक्सेलरेशन, एंड दैट एक्सेलरेशन विच गोज टू डाउन, ठीक है। ऐसा एक्सेलरेशन जो क्या होता है, डाउन जा रहा हो, उसे रिटार्डेशन बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन की जो यूनिट होगी वही रिटार्डेशन की भी यूनिट होती है। ध्यान से समझे, रिटार्डेशन क्या होता है, जब एक्सेलरेशन डाउन हो तो उसे रिटार्डेशन बोलते हैं। अगर आपको ये सब चीजें नहीं समझ में आ रही है, मैं फिर से रिकमेंड कर रहा हूं, चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है, साइंस और फिजिक्स की चीजों को जाके देखिए, वहां पे पढ़िए। तो हमारा इसका जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसी को हम लिख सकते हैं मीटर सेकेंड टू द पावर -2। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? मीटर सेकेंड टू द पावर -2। नेक्स्ट देखते हैं, a car start from a city A and it travels 50 किलोमीटर in a straight line to city B। एक कार है जो सिटी A से स्टार्ट करती है, ये मान लो आपका A है और ये क्या है? B है, और ये 50 किलोमीटर की दूरी को क्या करती है? ट्रेवल करती है। क्लियर हुआ? तो एक कार है जो स्टार्ट करती है सिटी A से और कहां तक जाती है? सिटी B तक जाती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, फिर लिखा गया इमीडिएटली टर्न्स अराउंड एंड रिटर्न टू सिटी ए, और फिर ये क्या करती है? वापस भी जाती है सिटी ए तक, ठीक है। इट टुक 2 आवर। तो देखो ये टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, देखो एक बार अगर ए से हम जाएंगे बी तक, फिर बी से हम वापस आएंगे यहां तक, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ हमारे पास? टोटल डिस्टेंस जो आ गई वो कितनी आ गई? टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 100 किलोमीटर। क्लियर हुआ? और इस 100 किलोमीटर को ट्रेवल करने के लिए कार को कितना टाइम लग रहा है? तो टोटल टाइम इज इक्वल्स टू, लिखा गया है 2 आवर, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 2 आवर। क्लियर हुआ? अब देखो द एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर द राउंड ट्रिप इज, मतलब ये पूरा घूमने के लिए जो एवरेज स्पीड है वो कितनी है? तो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है? 100 किलोमीटर की, और टोटल टाइम कितना है?
टोटल टाइम कितना है आपका? टोटल टाइम है 2 आवर। अच्छा, अब ध्यान से समझना, यहां पे मैं एक और चीज बताने वाला हूं, क्योंकि मुझे ऑप्शन में एक और चीज दिखी है, इसकी वजह से मैं बताने वाला हूं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी एवरेज स्पीड। बट माइंड इट, अगर आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछ ले, तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो कार अगर इस पॉइंट से चल के फिर यहां पे जा रही है और फिर वापस घूम के यहीं पे आ जा रही है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 हो जाएगा। अब टाइम भले ही 2 आवर लगा हो, लेकिन उसकी एवरेज वेलोसिटी जो होगी वो 0 किलोमीटर पर आवर की हो जाएगी। ये माइंड रखना। अगर आपसे स्पीड पूछा है तो डिस्टेंस पे हम चलेंगे, अगर आपसे वेलोसिटी पूछ ली है तो हम किस पे चलेंगे? डिस्प्लेसमेंट पे चलेंगे। ये दिमाग में आप सेट रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिया गया है द इक्वेशन v इज इक्वल्स टू u प्लस 80 गिव्स इंफॉर्मेशन एज। तो जो हमारा इक्वेशन होता है, हमने आपको इक्वेशन भी बहुत सारे पढ़ाए हैं। v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, ये किस तरह की इंफॉर्मेशन देता है? तो वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। फिर लिखा गया है वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, पोजीशन ऑफ अ फंक्शन ऑफ टाइम। इस तरह से वेलोसिटी ऑफ फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये चीज आप बताइए फटाफट किस चीज का होता है, हिंदी में बता देता हूं कि ये जो इक्वेशन है ये किस चीज की नॉलेज आपको प्रोवाइड करता है। तो दिया गया है वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो जो वेग होता है वो समय का फलन होता है। वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, तो जो वेग होता है वो स्थिति का फलन होता है। पोजीशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो जो पोजीशन होती स्थित होती है वो समय के फलन में आती है। एंड पोजीशन इज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम। तो इस चीज को आप लोग फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसका बहुत सीधा सा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर आप लोग देख रहे हो, समझ रहे हो, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे साफ दिख रहा है, ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है। तो ये किसके फंक्शन में आ गया? देन वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू a इंटू टी। एंड टाइम जितना ट्रेवल होगा, एक्सेलरेशन अगर फिक्स रहता है तो टाइम जितना भी बढ़ता जाएगा उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? उसी तरह से फंक्शन के रूप में वर्क करेगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो नीचे में से कौन सी ऐसी चीज है जो डिटरमाइन कर सकती है एक्सेलरेशन के लिए, एक्सेलरेशन को डिटरमाइन कर सकती है एक मूविंग ऑब्जेक्ट के, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ग्राफ का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो तीनों में, दो में आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और एक्सेलरेशन इन्हीं दोनों में मिलेगा। दो ऑप्शन क्यों गलत हो गए, ध्यान से समझिएगा। क्योंकि यहां पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमें स्पीड मिलती है। देखो समझो कैसे मिलती है, कैसे आप पहचानोगे? क्योंकि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो दैट्स वाई अगर हम डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बनाएंगे तो हमें सिर्फ स्पीड मिलेगी, ठीक है। इसी तरह से यहां भी दिया गया है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो जब भी हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को बनाएंगे तो हमें स्पीड ही मिल सकती है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अब वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, या कह सकते हो कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है? द रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। चेंज ऑफ वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू टाइम, यही हमारा क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन आपको खुद बता रहा है कि अगर आप वेलोसिटी और टाइम का बनाओगे तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। अब सवाल आता है कि दो दो हमारे तो ऐसे ही कैंसिल हो गए। लिखा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जैसे ये नाम हमारा चल रहा है इधर से, ठीक है, तो इसकी हम एक्सेलरेशन कैसे पता कर सकते हैं? जब हम इसकी वेलोसिटी और टाइम के अकॉर्डिंग कितना ये चल रहा है वो हम बताएं। जैसे अगर देखो, अगर हम बनाते हैं टाइम और वेलोसिटी का ग्राफ, तो टाइम तो आपका हमेशा नीचे रहता है, ध्यान से समझिएगा। टाइम हमेशा कैसे रहता है? नीचे रहता है। ये आपकी वेलोसिटी हो गई। तो मान लो ये जीरो टाइम है और जीरो वेलोसिटी भी है। यहाँ पे हमारी वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर की होगी और टाइम हमारा कितना हो गया? 10। फिर यहाँ पे 20 ले लेते हैं, यहाँ पे 30 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हम इसका एक्सेलरेशन कैसे बनाएंगे? ध्यान समझिएगा, एक्सेलरेशन कैसे बनाएंगे? तो जो एरिया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, उससे हम एक्सेलरेशन नहीं बना सकते। एक्सेलरेशन आप कैसे डिसाइड करोगे? मान लो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, शुरू में थोड़ा कम स्पीड में है, क्या कह सकते हो कि जीरो स्पीड से स्टार्ट करा तो इस तरह से स्टार्ट कर रहा है या इस तरह से झुक के चल रहा है, फिर ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, ऐसे बढ़ जाता है। तो जो स्लोप है, ये स्लोप जो होता है ना, इसके बेस पे हम पता करते हैं कि हमारा एक्सेलरेशन कैसे काम कर रहा है। जैसे यहाँ पे क्या था, इतनी दूर तक बहुत कम एक्सेलरेशन था, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हो गया, बढ़ गया,
ठीक है। तो ये जो स्लोप होता है ये बताता है कि हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है। फिर से समझ लीजिए, अगर आपको याद नहीं हो रहा तो मैं सीधे बता रहा हूं कि जो भी हमारे ग्राफ का झुकाव होता है वो डिसाइड करता है कि हमारा एक्सेलरेशन कितना है। और फॉर मोर डिटेल आपको जाके वीडियो में पहले पढ़ना होगा। बहुत सीधी भाषा में आपको समझा दूं कि अगर आप मल्टीप्लिकेशन नहीं जानते हो तो मैं आपको पावर के क्वेश्चन नहीं करा सकता। देन आप समझो कि ये पावर के क्वेश्चंस हैं, ये तभी आ सकते हैं जब आपको ग्राफ वहां पे समझ में आया होगा। तो जाके वीडियोज को देखिए, समझिए, तब आप पहचान सकते हो इन सारी चीजों को। और जो बच्चे पढ़े हैं वो जानते हैं, वो लगा पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A body is projected up with an initial velocity u मीटर पर सेकंड। हिंदी में इसका मतलब ये हो गया कि एक हम आप कह सकते हो एक बॉडी है या कह सकते हो एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम ऊपर फेंक रहे हैं। कितनी वेलोसिटी से? u मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से हम ऊपर फेंक रहे हैं। ठीक है, अगला क्या लिखा है? इट गोज अप टू अ हाइट h मीटर। तो ये हाइट हमने कितनी ले ली? h मीटर की हाइट तक ये जाता है इन टी सेकेंड। तो टी सेकेंड में ये जाता है। ठीक है, देन इट कम्स बैक एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो फिर ये क्या करता है? वापस आ जाता है। कहां पे? जहां से हमने फेंका था। ठीक है, अब क्या लिखा गया? कंसीडरिंग निग्लिजिबल एयर रेजिस्टेंस। तो जो आपका एयर रेजिस्टेंस है उसको निग्लिजिबल यानी नगण्य मान के, या कह सकते हो हिंदी में कि वायु का जो घर्षण है उसको हम नगण्य मान लें, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू है? चलिए पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द एक्सेलरेशन इज जीरो। तो एक्सेलरेशन तो ऐसा नहीं है कि जीरो हो रहा है, क्योंकि हमने अगर फेंका तो एक्सेलरेशन धीरे धीरे घटता जाएगा, फिर ये जब नीचे आएगा तो फिर बढ़ेगा। तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि पूरी बॉडी में एक्सेलरेशन क्या है? जीरो है। पहला गलत। दूसरा, द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। वेरी गुड, यही ऑप्शन सही होगा हमारा, क्योंकि जब ये यहां से चला ए पॉइंट से बी पॉइंट तक तो फिर ये क्या हुआ? वापस भी आ गया। कहां पे आ गया? ए पॉइंट पे। तो डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी जीरो हो गया। अब ये कंडीशन मैंने आपको बताया था, जब 50 किलोमीटर को इधर से चला था फिर इधर गया तो डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो हो जाएगा। मतलब अगर एक जगह से हम चल करके वापस उसी जगह पे आ जा रहे हैं तो हमारा जो विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, वो क्या हो जाएगा? जीरो। तो हम इसके आगे पढ़ने की हमें जरूरत ही नहीं है, हमारा सीधा आंसर हो जाएगा द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। सो नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन। गलती मत करना, अच्छे से लगा देना। दिया गया है अ कार एक्सेलरेट्स एट 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा एक्सेलरेशन कितना दिया गया है? 1.5 मीटर पर सेकेंड। हाउ मच इज द इंक्रीज इज इन वेलोसिटी इन 4 सेकेंड? टाइम कितनी दी गई है? 4 सेकेंड। ठीक है, तो आपका क्या कहा है कि अ कार एक्सेलरेट एट इतने मीटर पर सेकंड स्ट्रेट रोड पे चल रहा है तो उसकी वेलोसिटी कितनी बढ़ जाएगी? तो इसका मतलब ये हुआ कि कार की जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? जीरो। फाइनल वेलोसिटी हमें पता करना है। देन v इक्वल्स टू u प्लस एटी। ये तीन चीजों में जो समीकरण हमारा बनेगा वो कौन सा बनेगा? v इक्वल्स टू u प्लस एटी। देन v की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। u की वैल्यू कितनी हो गई? जीरो। a की वैल्यू 1.5 एंड t की वैल्यू कितनी हो गई? 4। मल्टीप्लाई करा दो तो आपका हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। इतनी इसकी इंक्रीजिंग वेलोसिटी हो जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड। तब तक के लिए ये सारी चीजें अगर आपको आई हो समझ में तो प्लीज जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी आपको। नेक्स्ट डे मिलेंगे कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जिसमें मैं फोकस करूंगा कि आपके मोशन से अभी बहुत सारे टॉपिक ऐसे मोशन के हैं जो बच गए हैं। जैसे हमने आज केवल एक ही इक्वेशन पढ़ा है मोशन का, वो है ये। अभी हमने दो इक्वेशन का रिलेशन नहीं पढ़ा है। तो मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम पे हम लोग वो पढ़ें, और साथ ही साथ मोशन के कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन एक टॉपिक अगर मैं करा दूंगा तो फिजिक्स में आपके 8-10 टॉपिक हैं, कम से कम 500 से 600 क्वेश्चन की आपकी सीरीज हो जाएगी। क्योंकि मैं फिजिक्स पढ़ा चुका हूं इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।